हेलो एवरीवन, स्टार्ट करें हम हमारा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का लेक्चर नंबर 4। और बेटा इस वाले लेक्चर के अंदर हम एड्स और कैंसर जो डिजीज है इसको पूरी तरह से कंप्लीट करने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एड्स। ठीक है, सबसे पहले कौन है हमारे पास? एड्स। अब अगर मैं एड्स की बात करूं तो भाई एड्स की फुल फॉर्म क्या है? सबसे पहले चीज क्या है इसकी फुल फॉर्म? बेटा इसकी फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म ये हो गई क्या? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब इसकी जो फुल फॉर्म है ना, इसको ढंग से देखो। एक्वायर्ड मतलब क्या कि भाई एक्वायर की गई है, पहले से प्रेजेंट नहीं थी। ठीक है, तो नोट अ कॉन्जेनाइटल डिजीज। और हम आगे देखेंगे कुछ केसेस में कि जो फीटस होता है या फिर हम कहें जो बच्चे होते हैं उनमें मदर से भी ये पास हो जाता है। ठीक है, प्लेसेंटा के जरिए आ जाता है। फिर नेक्स्ट चीज देखो, इम्यूनो। इम्यूनो यानी कि किसकी बात कर रहा है? इम्यूनिटी। ठीक है, और डेफिशिएंसी यानी क्या? कमी। तो बेटा ये क्या है? एक एक्वायर्ड डिजीज है जो इम्यूनिटी की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। ठीक है, यहाँ लिख देंगे हम इम्यून सिस्टम डेफिशिएंसी। क्लियर है? और बेटा सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम। ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स डिफरेंट टाइप के सिम्टम्स शो करने लगेंगे, हमारे फंक्शनिंग में बहुत ज्यादा गड़बड़ी आने लगेगी। क्यों? क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम जो है लो हो चुका है, उसमें क्या होगी भाई? डेफिशिएंसी आ गई है। क्लियर है इतना? तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। हमने हर एक वर्ड का क्या क्या मतलब निकल रहा है यहाँ पर कंप्लीट देख लिया है। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि भाई पहली बार ये रिपोर्ट की गई थी 1981 में। ठीक है, कब रिपोर्ट की गई? 1981। फर्स्ट रिपोर्टेड इन 1981। कहाँ पर? भाई अमेरिका में। ठीक है, अमेरिका में, बस ऐसे बोला अमेरिका। ठीक है, तो नेक्स्ट चीज देखो क्या कि भाई यहाँ पर नेक्स्ट है हमारे पास एच आई वी। नेक्स्ट कौन है हमारे पास यहाँ पर? एच आई वी। देखो बात ऐसी है कि जैसे वो जो क्लब्स वगैरह में पार्टी चलती है जहाँ पर लोग बाग ड्रग्स वगैरह करते हैं। ठीक है, तो वहां पर किसी पर्सन को मान लो एड्स था। अब उसने इंजेक्शन से ड्रग लिया, फिर वही इंजेक्शन किसी और ने यूज कर लिया, फिर किसी तीसरे ने यूज कर लिया, तो एड्स धीरे धीरे फैल गया। अब बहुत लोगों की इससे जान जाने लगी। और फिर जब वो डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर को कुछ समझ भी नहीं आया भाई क्या हो रहा है इसे। और उसने एक चीज देखा कि सब में पैटर्न सेम है। ठीक है, यानी कि सबको डिजीज सेम हुई है। तब जाके पता चला 1981 में कि भाई एड्स नाम की डिजीज है, ये इम्यूनिटी को क्या कर रही है? सप्रेस कर रही है। किस तरह से हो रही है? एक से दूसरे इंसान को ट्रांसफर हो रही है। कैसे? इन्होंने कोई सिरिंज वगैरह ब्लड वगैरह का ट्रांसफ्यूजन हुआ तो इस तरह से एक दूसरे पर्सन में फैल जाती है। ठीक है, आगे चलो। नेक्स्ट है हमारे पास एच आई वी। बेटा एच आई वी की भी फुल फॉर्म याद करो सबसे पहले। बेटा एच आई वी की फुल फॉर्म होगी क्या? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। अब ये जो वायरस है ना, यही कोज करता है एड्स को। ठीक है, यानी कि एड्स को कोज करने वाला वायरस कौन है? एच आई वी। तो बेटा ये जो एच आई वी है ना, जैसे कि बहुत सारे वायरस उन्होंने अपना ग्रुप बनाया। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास वायरस के डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं। तो एक ग्रुप होता है रेट्रो वायरस, और ये जो एच आई वी है ना, उस रेट्रो वायरस ग्रुप का क्या है? मेंबर है। हम लिख देंगे मेंबर ऑफ ग्रुप रेट्रो वायरस। देखो इसका नाम क्या है? रेट्रो। रेट्रो यानी कि पुराना, यानी कि इसके पास जो डीएनए है, सॉरी डीएनए क्या, इसका जो जेनेटिक मटेरियल वो क्या होगा? आरएनए। देखो नाम ये क्या? रेट्रो। रेट्रो मतलब पुराना। पुराना कौन है? आरएनए। तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल क्या होगा? आरएनए होगा किसका? एच आई वी का। ठीक बेटा, इसका कुछ ऐसा दिखता है ये। ठीक है, इसका डायग्राम कुछ ऐसा दिखता है कि यहाँ पर बाहरी बार प्रेजेंट है एक लिपिड का एनवलप। बाहरी बार कौन है? लिपिड एनवलप। ठीक है, सबसे बाहर कौन है? ये लिपिड एनवलप। और ये जो लिपिड एनवलप है इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं कुछ कैप्सूल्स। ठीक है, इसके अंदर कौन प्रेजेंट है? ये कैप्सूल्स प्रेजेंट है। ये एक कैप्सूल, ये दूसरा कैप्सूल। और ये कैप्सूल होते हैं प्रोटीन के, तो मैंने लिख देते हैं
हम इन्हें लिखेंगे प्रोटीन कैप्सिड, ठीक है, इनको हमने क्या लिख दिया, प्रोटीन कैप्सिड। क्लियर। तो बाहर कौन है, लिपिड एनवेलप है, उसके अंदर कौन प्रेजेंट है, प्रोटीन कैप्सिड, कितने, दो। और इन प्रोटीन कैप्सिड के अंदर ही प्रेजेंट होता है इनका जेनेटिक मटेरियल, ये रहा इनका जेनेटिक मटेरियल जो क्या है, आरएनए, ठीक है बेटा। रेट्रोवायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या है, आरएनए। फिर आगे चलो कि भाई इनका ट्रांसमिशन कैसे होता है, ट्रांसमिशन यानी कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कैसे फैलते हैं। तो इसका सबसे सिंपल सा सबसे पहला एग्जांपल जो हर किसी को आता है क्या, सेक्सुअल कांटेक्ट, ठीक है। तो सेक्सुअल कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। अगर कोई पर्सन भाई सेक्सुअली, जैसे मान लो किसी को एड्स है और उससे किसी ने सेक्सुअल कांटेक्ट किया, तो उससे क्या होगा, ये एड्स उस पर्सन से दूसरे पर्सन में चला जाएगा। जैसे कि हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ह्यूमन वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला चैप्टर था, उसमें देखा कि भाई एसटीडी से बचना है तो सबसे बेस्ट तरीका क्या था उसका, कॉन्डम, ठीक है। फिर नेक्स्ट चीज देखो, नेक्स्ट हमारे पास है बाय ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटेमिनेटेड ब्लड। बेसिकली यहाँ पर भाई ये जो वायरस है ना, किस में प्रेजेंट है, फ्लूइड्स में प्रेजेंट है। तो जब भी एक इन्फेक्टेड पर्सन से फ्लूइड किसी दूसरे हेल्दी पर्सन में जा रहा है, तो वहां पर क्या कॉज कर रहा है, इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, ठीक है। कंटेमिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट। और फिर नेक्स्ट चीज क्या है हमारे पास, कि भाई नीडल्स वगैरह शेयर करने से, जैसे मैंने आपको केस बताया कि पार्टी चल रही थी, वहां पर ड्रग्स यूज कर रहे थे, ड्रग्स भाई एक ने इंजेक्ट किया, फिर वही नीडल दूसरे को गई, ठीक है। तो यहाँ पे बाय शेयरिंग ऑफ नीडल्स। फिर नेक्स्ट चीज देखो, फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू चाइल्ड थ्रू प्लेसेंटा। भाई पहले से तो नहीं था, किससे आया, मदर से आया, ठीक है। फ्रॉम इन्फेक्टेड चाइल्ड टू मदर, सॉरी इन्फेक्टेड मदर टू चाइल्ड थ्रू प्लेसेंटा, ठीक है। अब इसकी लाइफ साइकिल, अब हमको ये देखना है कि भाई ये एक हेल्दी सेल में कैसे जाता है, हेल्दी सेल में जाने के बाद कैसे अपना नंबर बढ़ाता है, और किस तरह से फिर बाकी सेल्स को अफेक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास ये एक सेल है, बेसिकली वही वायरस वाला वायरस है, ठीक है। यहाँ पे ये कौन है, रेट्रो वायरस। और इसके अंदर कौन प्रेजेंट है, इसके अंदर प्रेजेंट है इसका ये जेनेटिक मटेरियल, कौन है ये, आरएनए। अब देखो बेटा, सिंपल सी चीज ढंग से समझना ठीक से, ठीक है। कि आरएनए जो है वो रेप्लिकेट करेगा कैसे, आरएनए भाई रेप्लिकेट कैसे करेगा। जैसे मान लो उसको अपना नंबर बहुत ज्यादा बढ़ाना है, पर मैकेनिज्म मशीनरी नहीं है, और यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल क्या है, आरएनए। अब वो क्या करेगा, एक होस्ट ढूंढेगा, होस्ट के अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल डालेगा, और फिर होस्ट की मशीनरी पे धीरे धीरे कब्जा करके अपना नंबर बढ़ा लेगा। और ये जब होस्ट के अंदर जाता है ना, तो देखो जैसे कि मैं हूँ, मेरे अंदर ये वायरस आया। अब जब ये वायरस आ तो गया है, पर भाई ये वायरस कौन सा है, आरएनए। मेरे अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए। तो अब यहाँ पर इसने कहा कि भाई अब यहाँ पे बात नहीं बनेगी, मेरे को पहले अपना रूप बदलना पड़ेगा। तो ये क्या करता है, एक एंजाइम यूज करता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। कौन सा एंजाइम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो ये आरएनए था, रिवर्स हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, डीएनए। तो भाई पहले आरएनए आता है, खुद का भेस बदलता है, डीएनए बन जाता है, फिर मेरे डीएनए के साथ जाके जुड़ जाएगा। अब जब मेरे डीएनए के साथ जाके जुड़ा, फिर अपना नंबर बढ़ाना स्टार्ट कर देगा। समझ में आया। इसके पास क्या था, आरएनए, डीएनए वाले के पास जाके सीधा कॉपी नहीं कर सकता, तो पहले एक एंजाइम यूज करेगा, अपना हुलिया चेंज करेगा, खुद को डीएनए के अंदर कन्वर्ट करेगा, और फिर मेरे डीएनए से जाके जुड़ जाएगा। और जब ये मेरे डीएनए से जुड़ गया, तो भाई मेरा डीएनए समझेगा, मेरी मशीनरी समझेगी भाई अपना है, और फिर उस मशीनरी को यूज कर करके ये अपने बहुत सारी कॉपी बना लेगा, ठीक है। यानी कि इसने अपने डीएनए की बहुत सारी कॉपी बना ली, फिर वो डीएनए किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आरएनए के अंदर, और फिर वो आरएनए बाहर जाके सेल्स की फॉर्म में हो जाएगा, और पूरी बॉडी पे धीरे धीरे कब्जा करना स्टार्ट कर देगा, और जो हमारे लिम्फोसाइट्स हैं उनको खत्म करने लग जाएगा, ठीक है। कौन से लिम्फोसाइट, टी एच। अब ये एच क्या होता है, कैसे करता है, पूरा देखते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पर वायरस है, और इधर की साइड पे ये एक सेल है,
ठीक है, इधर ये कौन है, ये सेल है। बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली, ये आया और हमारे सेल से आके अटैच हो गया। ठीक है, सेल से आके क्या हो चुका है, अटैच हो चुका है, इसके अंदर ये इसका जेनेटिक मटेरियल है। अब जो सेल है ना, ये कौन सा है, एनिमल सेल है। ठीक, किसका सेल है ये, एनिमल का सेल है। क्लियर है, क्या है, एनिमल सेल। तो यहाँ पर ही आया और एनिमल सेल से अटैच हो गया। बट जब एनिमल सेल से अटैच हुआ है तो अपना जेनेटिक मटेरियल यहाँ पर रिलीज कर देगा। ठीक है, क्या करेगा, अपना जेनेटिक मटेरियल यहाँ पर रिलीज कर देगा। तो इसका जेनेटिक मटेरियल यहाँ पर आ गया। यहाँ लिख देंगे वायरल RNA is introduced into सेल। ठीक है, यहाँ पर सेल के अंदर तो अब आ गया है, पर ये है क्या, RNA अभी भी अपना काम नहीं कर सकता। तो यहाँ पर एक क्या करेगा भाई, खुद को कन्वर्ट करेगा किसके अंदर, RNA को ये कन्वर्ट कर लेगा DNA के अंदर। ठीक है, किस में कन्वर्ट कर लिया इसने खुद को, DNA के अंदर, एक एंजाइम की हेल्प से, जिसे हम क्या कह रहे हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। देखो सिंपल सी चीज है, डीएनए से आरएनए बनना क्या होता है, डीएनए से आरएनए जो बना उसे कहते हैं क्या, ट्रांसक्रिप्शन। और इसका उल्टा कर दो, आरएनए से डीएनए तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। एंजाइम कौन सा यूज हुआ, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। समझ गए इतना। तो यहाँ पर प्रोसेस हुई रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, एंजाइम कौन सा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब यहाँ पर भाई डीएनए बन चुका है। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, डीएनए। इधर की साइड पे प्रेजेंट था ये न्यूक्लियस, इधर की साइड पे ये सेल का न्यूक्लियस था, और न्यूक्लियस के अंदर ये इसका जेनेटिक मटेरियल था। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है, इसका जेनेटिक मटेरियल। यहाँ लिख देते हैं हम, ये है न्यूक्लियस, और ये क्या हो गया इसका जेनेटिक मटेरियल। कौन है ये, डीएनए। ठीक है, अब ये जो यहाँ पर डीएनए बना है ना, ये क्या करेगा, इससे जाके जुड़ जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा भाई, ये जुड़ जाएगा। यहाँ लिख देते हैं हम इन कॉर्पोरेट, और यहाँ पर आके क्या हो गया, जुड़ गया। बेटा जब यहाँ पर जुड़ चुका है तो किसकी फॉर्म में, डीएनए की फॉर्म में, और डीएनए अपनी कॉपी बना सकता है। ठीक है, यहाँ पर वही क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करेगा, सॉरी डीएनए रेप्लिकेशन करेगा और अपनी कॉपी बनाता जाएगा। ठीक है, और जब ये अपनी बहुत सारी कॉपी बना लेगा तो कॉपी फिर किधर आएगी, इधर बाहर निकल जाएगी। यहाँ से ये बाहर आई, तो मैं लिख देंगे न्यू वायरल आरएनए प्रोड्यूस्ड। और ये आरएनए फिर यहाँ पर क्या आ गया भाई, बाहर आ चुका है। ये देखो अभी आरएनए यहाँ पर आ चुका है, और फिर ये क्या करेगा, यहाँ पर नया वायरस बना लेगा, न्यू वायरस बने। और ये न्यू वायरस जो है, ये क्या हो गए, यहाँ पर नए वायरस हो गए। और फिर क्या होगा बेटा, ये जो नए वायरस है फैल जाएंगे और इन्फेक्ट करेंगे दूसरे नॉन इन्फेक्टेड सेल्स को। न्यू वायरस कैन इन्फेक्ट अदर सेल्स। क्लियर इतना। अभी जो नए वायरस है ये कहाँ पे जाएंगे, दूसरे सेल्स के पास जाएंगे और उनको इन्फेक्ट करेंगे। और जो वायरस है, ठीक है, ये जो वायरस है ये एंटर कर जाएगा हमारे लिम्फोसाइट में। कौन सा लिम्फोसाइट, TH लिम्फोसाइट। बेटा बात ऐसे है कि जो लिम्फोसाइट है ना, डिफरेंट टाइप के होते हैं। TH हो गया, TK हो गया, TM हो गया। ठीक है, तो बेसिकली जो H का मतलब है हेल्पर। अब हेल्पर एक सेनापति जैसा है और बाकी जितने भी है इसके सैनिक है। अगर इन्होंने डायरेक्ट सेनापति को अपना टारगेट बना लिया, ठीक है, यानी कि जो मेन पर्सन था उसको अपना टारगेट बना लिया, उसको खत्म करने लगे, तो भाई अगर किसी सेना का सेनापति खत्म हो गया तो फिर सेना के जितने भी सेल है अपना पूरा वर्क जो है ढंग से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यानी कि अपनी पूरी एफिशिएंसी से वर्क नहीं कर पाएंगे। सबके सब कोई इधर लड़ रहा है, कोई उधर लड़ रहा है, और जो वायरस था वो अपना काम कर कुरा के निकल लिया। समझ में आया। तो इन्होंने भाई सबसे पहले अपना शिकार किसे बनाया, TH सेल को, और TH सेल को इन्होंने खत्म किया अपना नंबर बढ़ा के।
और भाई जैसे TH सेल खत्म तो जितने भी लिम्फोसाइट थे वो सबकी एफिशिएंसी वैसे ही कम हो चुकी है। समझ गए? एक बार इसको वापस देखो। रेट्रोवायरस था, ठीक है, एक एनिमल सेल के ऊपर जाके अटैच हुआ, वहां पर इसने अपना क्या किया, वायरल आरएनए को डाला। अब बेटा वायरल आरएनए है, आरएनए किस में कन्वर्ट होगा, डीएनए में। कौन सा एंजाइम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आगे जाके उसके न्यूक्लियस के अंदर एंटर कर रहा है और उसके डीएनए के साथ जाके जुड़ रहा है। और फिर डीएनए के साथ जुड़ेगा तो भाई डीएनए से क्या बनेगा, डीएनए पहले क्या करेगा, अपना नंबर बढ़ा लेगा, डीएनए से क्या बना वापस, आरएनए। और फिर ये आरएनए वापस से वायरस के बहुत सारे सेल बना देगा, और ये वायरस के सेल जो आपकी बाकी सेल्स है जो नॉन इन्फेक्टेड है उनको जाके अफेक्ट करेंगे, और उसके साथ साथ किसको खत्म करेंगे, TH सेल्स को, ठीक है, बेसिकली TH लिम्फोसाइट को, ठीक है। और TH लिम्फोसाइट कौन है, हेल्पर लिम्फोसाइट। और बेटा हेल्पर खत्म तो बाकी लिम्फोसाइट भी अपना काम ढंग से नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, बेसिकली एक फैक्ट्री जैसा लग रहा है कि जहां पर HIV के सेल्स बनाते जा रहे हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, HIV वायरस को बनाया जा रहा है, तो एनिमल सेल को हम कह देंगे HIV फैक्ट्री, ठीक है। इसे हमने क्या कह दिया, HIV फैक्ट्री। क्लियर है इतना? और ये जो सेल था ना मैक्रोफेज है, यहाँ पर ये मैक्रोफेज भी लिख लो। तो ये सबसे पहले जाके किस पे अटैक करता है, मैक्रोफेज पे, उसको क्या किस में कन्वर्ट कर देता है, HIV फैक्ट्री के अंदर। वो सारा प्रोसेस ऐसे का ऐसा चलेगा। आगे चलो। कि जब ये यहाँ पर एंटर किया तो इसने क्या हुआ भाई, रेप्लिकेट किया और प्रोड्यूस की प्रोजेनी। क्या प्रोड्यूस की इसने, प्रोजेनी। प्रोजेनी यानी कि अपनी जनरेशन प्रोड्यूस की यहाँ पे, और अटैक किया अदर TH लिम्फोसाइट्स। बेटा जब बाकी लिम्फोसाइट पे अटैक करेगा, ठीक, कौन से लिम्फोसाइट पे, TH लिम्फोसाइट पे, तो उनका नंबर क्या हो जाएगा, डिक्रीज। TH लिम्फोसाइट सेल रिड्यूस्ड इन इन्फेक्टेड पर्सन। अब बेटा जब इनका नंबर कम हो चुका है इन्फेक्टेड पर्सन के अंदर, तो बाहर के साइड में बहुत सारे बैक्टीरिया पैथोजन वगैरह बैठे थे, ठीक है। वो मान लो घात लगा के बैठे थे, अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर रहे थे कब इस पर्सन की इम्यूनिटी लो हो और हम जाके इस पे इंफेक्शन कोज करें, ठीक है। तो जैसे TH का नंबर कम हो जाएगा, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाएगी, और यहाँ पर क्या स्टार्ट होगा, यहाँ पर स्टार्ट होगा अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि भाई बाहर बहुत सारे पैथोजन बैठे थे इंतजार में, मौके में, ठीक है, अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर रहे थे। अपॉर्चुनिटी मिल गई तो कौन सा इन्फेक्शन हो गया, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। अब देखो बहुत छोटे छोटे से बैक्टीरिया, जैसे कि मायो बैक्टीरियम हो गया, वायरसेस हो गए, फंजाई, पैरासाइट, जैसे कि भाई टॉक्सोप्लाज्मा, ठीक है, लाइक टॉक्सोप्लाज्मा। ये भी क्या कोस कर देते हैं, डिजीज कोस कर देते हैं, ठीक है। यानी कि भाई हमारी इम्यूनिटी इतनी लो हो चुकी होती है कि नॉर्मल से चिट्टू पिट्टू भी हमको एकदम खत्म कर देते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट चीज है कि भाई किसी को एड्स है, कैसे पता लगाया जाए, यानी कि इसके डायग्नोस्टिक टेस्ट और ट्रीटमेंट। नेक्स्ट क्या हो गया, डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड ट्रीटमेंट। अब बेटा देखो इसके जो डायग्नोस्टिक टेस्ट और ट्रीटमेंट है ना, तो एड्स का तो सिंपल सा है, कौन, एलाइजा। एड्स का कौन है, एलाइजा। एलाइजा की फुल फॉर्म याद रखना क्या, एलाइजा की फुल फॉर्म क्या है भाई, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोर्बेंट एसी, ठीक है। एलाइजा की फुल फॉर्म ये है, याद रखना है कि यानी कि भाई जब भी एड्स हो कौन सा टेस्ट किया जाता है, एलाइजा। और अगर भाई किसी को इसमें भी एड्स निकले तो कोई बात नहीं, एक और टेस्ट होता है वो, और कंफर्मेशन वाला टेस्ट है, यानी कि अगर एलाइजा पॉजिटिव भी आ गया तो एक बार वो वाला टेस्ट भी करा लो, उससे और ज्यादा कंफर्मेशन मिल जाती है। और जो एलाइजा है किसके ऊपर बेस्ड है, बेस्ड ऑन एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। समझ गए, एलाइजा किसके ऊपर बेस्ड है, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन के ऊपर। फिर आगे चलो। प्रिवेंशन ऑफ
एड्स, ठीक है। अब भाई ये एड्स जो है ना, इसकी प्रिवेंशन का सिर्फ एक ही जरिया है, वो क्या है, अवेयरनेस। जितने ज्यादा लोग इसके बारे में अवेयर होंगे, ठीक है, उतना ही एड्स होने का चांस कम होगा। अब बहुत सारी जगह आपने पढ़ा होगा कि भाई मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स ही होनी चाहिए, उससे भी एसटीडीज होने का चांस रहता है, ठीक है। जो अनप्रोटेक्टेड सेक्स है उससे भी एसटीडी होता है, जो फ्लूइड ट्रांसफ्यूजन है उससे भी एसटीडी हो रहा है। तो इन सबको प्रिवेंट करना है। प्रिवेंट कैसे करेंगे, जब इसके बारे में अवेयरनेस होगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस, बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस। अब ये जो अवेयरनेस क्रिएट की जा रही है ना, ये वो गवर्नमेंट भी कर रही है और नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज भी कर रही है। यहाँ पर गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंटल एजेंसी और नॉन गवर्नमेंटल एजेंसी, जैसे कि एनजीओ। और बेटा इधर गवर्नमेंटल में याद रखना नाम दिया हुआ है, नाको, ठीक है, नाम दिया हुआ अपनी एनसीईआरटी के अंदर, क्या, नाको। तो यहाँ पर गवर्नमेंटल एजेंसी कौन है, नाको। और नाको की फुल फॉर्म क्या होगी, नाको की फुल फॉर्म हो जाएगी यहाँ पर नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये क्या कर रही है भाई, अवेयरनेस क्रिएट कर रही है लोगों के बारे में, एड्स के बारे में, और बता रही है, उसकी प्रिवेंशन के बारे में बता रही है, और कैसे होता है उसके बारे में बता रही है, ठीक है। तो इस तरह से जितनी ज़्यादा अवेयरनेस होगी लोगों में, उतना ज़्यादा एड्स का चांस कम हो जाएगा। क्लियर इतना। तो हमारे पास एड्स का जितना भी टॉपिक था एनसीईआरटी वाला, वो हमने पूरा देख लिया, डायग्राम उसका कंप्लीट कर लिया है, हर एक पॉइंट को हमने अलग अलग करके देख लिया। अब आगे चलते हैं हम, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है वो है कैंसर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक कौन है हमारे पास, कैंसर। एक मिनट। अब बेटा अगर मैं कैंसर की बात करूँ, कैंसर का एक और नाम है, ठीक है, कैंसर का एक और नाम क्या है, ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। कैंसर को हम और क्या कहते हैं, ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन। और जो कैंसर करा है वो कौन, ऑन्कोजन, ठीक है। कैंसर यानी कि ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन, और जिससे कैंसर हो रहा है वो क्या है, ऑन्कोजेन, ठीक है। अब सबसे पहले हमारे एनसीईआरटी स्टार्ट करते हैं, नॉर्मल सेल और कैंसरस सेल के बीच में क्या डिफरेंस है, तो चलो उसको देखते हैं। हमारे पास इधर है एक नॉर्मल सेल और इधर है एक कैंसर सेल। तो बेटा अगर मैं नॉर्मल सेल की बात करूं, तो उसमें एक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम कहते हैं कॉन्टैक्ट इनिबिशन। जैसे कि मानो आपकी स्किन है, अभी चोट लग गई तो वहां से स्किन निकल गई, कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि वहां पर नई स्किन बन जाती है, और जैसे ही नई स्किन बनी तो भाई वहां पर फिर जो डिवीजन है वो रुक जाता है, ठीक है। वहां पर डिवीजन क्या होता है, रुक जाता है, जैसे नई स्किन बनी बस वहां पर रुक जाएगा, ऐसा नहीं है कि फिर वो स्किन आगे भी निकलती जा रही है। तो इसे हम क्या कहते हैं, कॉन्टैक्ट इनिबिशन। चलो यहाँ देखते हैं, इसके पास एक प्रॉपर्टी है जिसे हम क्या कहते हैं, कॉन्टैक्ट इनिबिशन। अब मेरे पास यहाँ पे एक ये ग्लास है, ठीक है। इस ग्लास में यहाँ पर मैंने ये सेल्स लगाए हुए हैं, और जो बीच वाले सेल्स है ना, बेसिक मान लो ये स्किन है, और जो बीच में जगह खाली है ना, यहाँ पर क्या है, स्किन निकल चुकी है। तो यहाँ पर क्या होगा, नए सेल्स बनना स्टार्ट होंगे, और जैसे बेटा ये नए सेल पुराने सेल के कांटेक्ट में आएंगे ना, तो इनका डिवीजन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। यानी कि जैसे ही कांटेक्ट हुआ, इनिबिशन हुआ, इनिबिशन यानी कि इनका डिवीजन रुक गया। तो हम यहाँ लिख देंगे, यहाँ पर क्या हो चुका है, ये कॉन्टैक्ट इनिबिशन हो चुका है। वही हम बात करें इधर कैंसरस सेल की, तो इनमें क्या होता है भाई, ये प्रॉपर्टी एब्सेंट होती है। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, वही सेम केस लेते हैं कि हमने ग्लास बनाया, अब यहाँ पे केस थोड़ा थोड़ा अलग रहेगा कि यहाँ पर सेल डिवाइड करते जा रहे हैं, और जो दूसरे सेल्स थे उनकी जगह में एंटर कर रहे हैं, यानी कि इन्वेजिवनेस हो रही है। समझ गए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉन्टैक्ट इनिबिशन एब्सेंट है, उधर प्रेजेंट है। नेक्स्ट पे चलो। नेक्स्ट है कि भाई यहाँ पर कंट्रोल ग्रोथ होती है, यहाँ पर क्या हो रही है, कंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल। फिर नेक्स्ट चीज है कि यहाँ पर सेल्स जो है मरते भी है। जैसे कि भाई कोई नया सेल बना, उसकी एक फिक्स लाइफ है कि वो इतने दिन तक चलेगा, उसके बाद मर जाएगा।
तो इसी को कहते हैं कि यहाँ पर मोर्टेलिटी क्या है, प्रेजेंट है। क्लियर है। पर कुछ सेल ऐसे हैं कि जो डिवाइड करते जा रहे मरने का नाम नहीं ले रहे। वो क्या मोटाइल है क्या, नहीं, वो कैसे है, नॉन मोटाइल। और उन्हीं सेल को हम क्या कहते हैं, कैंसर सेल। यहाँ लिख देंगे सबसे पहले तो अनकंट्रोल ग्रोथ है, और फिर उसके बाद क्या है यहाँ पर कि सेल जो है क्या हो जाते हैं, इमोर्टल हो जाते हैं। ठीक है, सेल बिकम इमोर्टल। ठीक है, सेल क्या हो गए, इमोर्टल यहाँ पर हो चुके हैं। फिर आगे चलो, एंड कीप डिवाइडिंग रिजल्ट इनटू अ ट्यूमर। ठीक है, ये सेल्स क्या करते जाएंगे, डिवाइड करते जाएंगे, और भाई हमको रिजल्ट के रूप में क्या मिलेगा, ट्यूमर मिलेगा। अब ट्यूमर के बारे में देख लेते हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ ट्यूमर, कॉन्सेप्ट ऑफ, बेटा अगर कॉन्सेप्ट ऑफ ट्यूमर की बात करो, सिंपल चीज है, जब सेल डिवाइड करते जा रहे हैं तो किसका फॉर्मेशन हो रहा है, ट्यूमर का। अब ट्यूमर बेसिकली क्या होते हैं, तो डायग्राम देखो यहाँ पर, हमारे पास यहाँ पे नॉर्मल सेल है। ठीक है, एक नॉर्मल सा सेल है। इस नॉर्मल सेल के ऊपर डिफरेंट टाइप के कार्सिनोजन आए। ठीक है, डिफरेंट टाइप के क्या है, कार्सिनोजन आए, और उन्होंने इसके ऊपर एक्ट किया। अब एक कार्सिनोजन क्या होता है ये देख लो। तो बेटा कार्सिनोजन क्या होते हैं, दोज एजेंट विच इंड्यूस कैंसर। वो एजेंट जो क्या कराए, कैंसर कराए, उन्हें हम क्या कहते हैं, कार्सिनोजन। ठीक है, कैंसर कराने वाले कौन, कार्सिनोजन। अब यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट टाइप के कार्सिनोजन है, जैसे कि केमिकल कार्सिनोजन और बायोलॉजिकल कार्सिनोजन, या फिर ये हो सकते हैं फिजिकल कार्सिनोजन। ये जो डिफरेंट टाइप के कार्सिनोजन इस नॉर्मल सेल के ऊपर क्या करते हैं, एक्ट करते हैं, इसको स्टिमुलेट करते हैं, और इसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, कैंसरस सेल के अंदर। फिर ये कैसा दिखता है भाई, ये क्या कर दिया इन्होंने, इसको कन्वर्ट कर दिया कैंसर सेल के अंदर। ठीक है, कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन करा दिया इनके अंदर, ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन करा दिया इनके अंदर, ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये कुछ ऐसा दिखेगा, यहाँ पर बेसिकली ये हमारी स्किन थी। ठीक है, ये हमारी क्या थी, स्किन थी, और इसके ऊपर ये बन चुका है कौन, ट्यूमर। इसके ऊपर ये कौन बन चुका है, ट्यूमर बन चुका है। और बेटा जो ट्यूमर है ना, इसके अंदर बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट है। जैसे ट्यूमर के अंदर जो सेल डिवाइड करते जा रहे हैं, और करते करते इन्होंने अपने अंदर बहुत सारे सेल बना लिए। कौन से सेल, कैंसरस सेल। इसके अंदर ये बहुत सारे सेल बन चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि ये क्या, ऊपर ये है कैप्सूल, क्या है, कैप्सूल है। इसके अंदर जो सेल है कौन है, नियोप्लास्टिक, नियोप्लास्टिक सेल। क्लियर है। और भाई ये जो नियोप्लास्टिक सेल है ना, ये कुछ सब्सटेंस यहाँ पर रिलीज करते हैं, कुछ फैक्टर्स यहाँ पे क्या करती है, रिलीज करते हैं। हम इधर लिख देते हैं, ये यहाँ पर रिलीज कर रहे हैं क्या, एनजीओ, एंजियोजेनेसिस फैक्टर। ठीक है बेटा, क्या रिलीज कर रहे हैं यहाँ पर, एंजियोजेनेसिस फैक्टर। अब देखो ये एंजियोजेनेसिस फैक्टर क्या कर रहा है, ये एंजियोजेनेसिस फैक्टर इस कैप्सूल के आसपास जो ब्लड वेसल्स है ना, उनका नंबर बढ़ा देता है। ब्लड वेसल का क्या कर देगा, ये नंबर बढ़ा देगा। अब अगर यहाँ पे ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर ब्लड फ्लो भी क्या होगा, ज़्यादा। तो यहाँ पर न्यूट्रिएंट का फ्लो भी क्या होगा, ज़्यादा। अब बेटा न्यूट्रिएंट ज़्यादा आ रहे हैं, तो यहाँ पे सेल भी डिवाइड करते जा रहे हैं, और सेल क्या कर रहे हैं, उस न्यूट्रिएंट को यूज में लेते जा रहे हैं। ठीक है, तो एंजियोजेनेसिस फैक्टर ने क्या किया, यहाँ पर ब्लड वेसल्स का अमाउंट बढ़ा दिया, तो उससे ब्लड ज़्यादा आ रहा है। ब्लड ज़्यादा है तो ऑक्सीजन और फूड का अमाउंट भी ज़्यादा है, तो डिवीजन भी क्या होगा, ज़्यादा। समझ गए, सॉरी। तो यहाँ पर क्या हो गया बेसिकली, कि एंजियोजेनेसिस फैक्टर था, उसने इंक्रीज कर दिया नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स
अराउंड ट्यूमर सेल, ठीक है। ट्यूमर सेल के आसपास क्या कर दिया इन्होंने, ब्लड सेल को, ब्लड वेसल्स को बढ़ा दिया, ठीक है। और बेटा जब ब्लड वेसल बढ़ जाएगी तो ट्रांसपोर्टेशन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इंक्रीज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड फूड टूवर्ड्स ट्यूमर सेल, ठीक है। ट्यूमर सेल की तरफ इसने क्या कर दिया भाई, ऑक्सीजन और जो फूड है उसका अमाउंट क्या कर दिया, बढ़ा दिया। और इससे क्या हो रही है भाई, ग्रोथ हो रही है। अभी तक देखो क्या हो रहा है, ये जो कैप्सूल है एक ही जगह प्रेजेंट है, इसके जितने भी सेल है सारे एक जगह ही ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि बॉडी में डिफरेंट जगह पे नहीं फैला हुआ, जितनी भी सेल डिवीजन चल रही है सारी एक जगह पे चल रही है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं, यहाँ लिख देता हूं मैं, इफ ट्यूमर रिमेन एट ओरिजिनल लोकेशन। अगर बेटा ट्यूमर जो है एक ही उसकी ओरिजिनल लोकेशन पे, जितने भी सेल उसकी ओरिजिनल लोकेशन पे इधर उधर कहीं नहीं गए, तो ऐसे ट्यूमर को हम कहते हैं बेनाइन ट्यूमर, ठीक है। ऐसे ट्यूमर को हम क्या कहते हैं, बेनाइन ट्यूमर। क्लियर है, ऐसा ट्यूमर को हमने क्या कह दिया, बेनाइन ट्यूमर। समझ गए एकदम बढ़िया से। अब आगे चलते हैं कि भाई कुछ ऐसा हुआ कि कैप्सूल रप्चर हो गया, ठीक है। कुछ ऐसा हुआ कि कैप्सूल क्या हो गया है, रप्चर हो गया। वैन कैप्सूल रप्चर। अब बेटा जब कैप्सूल रप्चर होगा तो जितने भी न्यूप्लास्टिक सेल्स थे किस में जाएंगे, ब्लड में। और ब्लड में होते हुए ये डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंच जाएंगे, यानी कि बॉडी के डिफरेंट जगह पे पहुंच गए। अब डिफरेंट जगह पे पहुंच के वहां पर रुक जाएंगे। और बेटा सेल के पास एबिलिटी क्या करने की, डिवाइड करने की, तो वहां पर डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। तो अब देखो, सोचो यहाँ पर कैंसर प्रेजेंट था, ठीक है, यहाँ पर वो ट्यूमर था, ब्लड में मिलकर डिफरेंट जगह पे चला गया। अब वो ट्यूमर यहाँ 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 हर जगह वो ट्यूमर प्रेजेंट है, तो उसको हम कहते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर, यानी कि अपनी ओरिजिनल जगह से दूसरे बॉडी पार्ट्स तक पहुंच गया और वहां पर डिवाइड कर रहा है। तो बेनाइन से क्या हो गया, मैलिग्नेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये ट्यूमर था जो क्या हो चुका है, रप्चर हो चुका है। और इसके अंदर के जितने भी न्यूप्लास्टिक सेल्स थे सारे बाहर आ गए, और किस में गए, आपकी ब्लड वेसल से होते हुए डिफरेंट जगह पे पहुंच गए। समझ गए इतना, इनका क्या हो रहा है भाई, मूवमेंट हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह। तो इसको हम लिख देंगे, व्हेन ट्यूमर सेल spread to other location of body is called malignant ट्यूमर, ठीक है बेटा। जब क्या होता है, ये जो ट्यूमर सेल स्प्रेड हो जाए बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में, दूसरे ऑर्गन्स में, तो उसको हम क्या कहते हैं, मैलिग्नेंट ट्यूमर। और इसकी जो प्रॉपर्टी है ना फैलने की, स्प्रेडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ कैंसर सेल, उसे हम कहते हैं मेटास्टेसिस, ठीक है बेटा। क्या कहते हैं उसे, उसे हम कहते हैं मेटास्टेसिस, मेटास्टेसिस। इसको याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन है व्हाट इज मेटास्टेसिस। तो ये स्प्रेडिंग प्रॉपर्टी है कैंसर सेल्स की, उसे हम कहते हैं मेटास्टेसिस। और स्प्रेड कब होगा, जब भाई जो कैप्सूल है रप्चर हो जाएगा। समझ गए इतना। तो अब आगे चलते हैं। ये ट्यूमर का बस इतना ही था, बेनाइन याद रखो और ये मैलिग्नेंट याद रखो। बेनाइन एक ही जगह पे है, मैलिग्नेंट दूसरी जगह पहुंच गया है। और इसकी जो स्प्रेडिंग प्रॉपर्टी क्या है, मेटास्टेसिस। अब नेक्स्ट है मेरे पास कॉजेज ऑफ कैंसर, ठीक है बेटा। नेक्स्ट कौन है मेरे पास, कॉजेज ऑफ कैंसर। तो अब कैंसर के देखो, मैंने आपको बताया नॉर्मल सेल था, उसके बाद फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कार्सिनोजन आए, और उसने क्या इंड्यूस कर दिया भाई, कैंसर को इंड्यूस कर दिया, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे इसके कॉजेज में, इसके कॉजेज जो है फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट है। क्लियर इतना। तो बेसिकली क्या है, कार्सिनोजेंस है। ये एजेंट्स कौन है, कार्सिनोजेंस। अब मैं आपको फिजिकल कार्सिनोजन, केमिकल कार्सिनोजन और जो बायोलॉजिकल कार्सिनोजन, इनके नाम बता रहा हूँ, इनको ढंग से याद कर लेना यहाँ पे।
यहाँ पर है मेरे पास फिजिकल, इधर है मेरे पास केमिकल, और इधर हो गया ये बायोलॉजिकल। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल की। देखो फिजिकल के अंदर हमारे पास यहाँ पे रेडिएशन है, ठीक है। रेडिएशन दो टाइप के, पहला है आयोनाइजिंग, और दूसरा है हमारे पास नॉन आयोनाइजिंग। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गए, दो टाइप के रेडिएशन हो गए। बेटा आयोनाइजिंग में कौन है, एक्सरे हो गया। आयोनाइजिंग में कौन हो गया, एक तो एक्सरे, और इसके साथ साथ है गामा रे। क्लियर है इतना। आयोनाइजिंग के अंदर कौन कौन है, एक्सरे और गामा रे। तो ये हम बात करें नॉन आयोनाइजिंग, तो नॉन आयोनाइजिंग में आ जाएगा भाई यूवी रे। और बेटा यूवी रे क्या करती है, हमारे डीएनए को डैमेज करती है, ठीक है। हमारे डीएनए को क्या कर देगी, डैमेज कर देगी। इससे क्या होगा, म्यूटेशन वगैरह। नेक्स्ट देखो केमिकल, तो बेटा केमिकल के अंदर कौन है, एक तो टबेको, ठीक है, और दूसरा स्मोक। बेसिकली तो साथ में टबेको स्मोक, टोबैको स्मोक। और जो टोबैको स्मोक है क्या करता है भाई, लंग कैंसर, लंग्स कैंसर। और अगर इसको खाया, ठीक है, च्यू किया, तो क्या करेगा, माउथ कैंसर। फिर नेक्स्ट बायोलॉजिकल के अंदर है वायरसेस, ठीक है। बायोलॉजिकल के अंदर कौन है, वायरसेस। और जो वायरसेस है बेटा, ये इनको हम कहते हैं ऑन्कोजेनिक वायरसेस, ठीक है। इनको हम क्या करें, ऑन्कोजेनिक वायरस। ये क्या कोज कर रहे हैं, कैंसर, तो इसीलिए लिख दे क्या, ऑन्कोजेनिक वायरसेस। और इनका जो जीन होता है उसे हम कहते हैं वायरल ऑन्कोजेन। क्लियर है, देखो ढंग से समझना। ऐसा वायरस जो क्या कॉज करे कैंसर, तो क्या हो गया, ऑन्कोजेनिक वायरस। और उसका जो जीन है जो कैंसर कॉज कर रहा है, उसे हम कहते हैं क्या, उसे हम कहते हैं वायरल ऑन्कोजेन, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे चलो। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है यहाँ पर कैंसर डिटेक्शन, कैंसर डिटेक्शन और डायग्नोसिस। क्लियर बेटा। तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक कौन है, एक तो है कैंसर डिटेक्शन और उसका डायग्नोसिस। तो कैसे डिटेक्ट करें कैंसर को और इसका इलाज क्या करें। वैसे इसका कोई इलाज तो है नहीं, बस ऐसा ही कि कोई आज मरे तो भाई कल मरे, तो हम थोड़ा टाइम आगे बढ़ा सकते हैं। क्लियर है। और बहुत सारे केसेस में बच भी जाता है। पर देखो एड्स में तो ऐसा ही है, कोई आज मर रहा हो तो हम उसको थोड़े टाइम तक आगे भाई, मान लो 15 दिन 20 दिन कुछ साल निकाल सकते हैं। पर एड्स में तो भाई पर्सन मरता ही है। पर कैंसर के केस में थोड़ा बहुत, अगर बहुत जल्दी पता चल गया, मान लो कि कैंसर के अंदर भी बहुत सारी स्टेजेस हैं, हमको पहले वाली स्टेज में पता चल गया कि इसको कैंसर है, तो हम प्रॉपर ट्रीटमेंट देके पेशेंट को बचा सकते हैं। और अगर हमको लेटर स्टेजेस में पता चल रहा है तो भाई मुश्किल है, ठीक है, उसका जाना क्या है, पक्का है। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला है रेडियोग्राफी, ठीक है। और बेटा रेडियोग्राफी में किसे यूज कर रहे हैं, यूज ऑफ एक्सरे। किसे हमने यूज किया, एक्सरे को। फिर नेक्स्ट क्या है, सीटी यानी कि कंप्यूटेड टोमोग्राफी। यहाँ पर भी हम किसे यूज कर रहे हैं, एक्सरे। फिर नेक्स्ट चीज देखो, नेक्स्ट है हमारे पास एमआरआई। एमआरआई की फुल फॉर्म याद रखना क्या, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है। बेटा बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो रेडियोग्राफी में भी हम एक्सरे यूज कर रहे हैं, सीटी के अंदर भी हम एक्सरे यूज कर रहे हैं। और अभी हमने देखा कि एक्सरे जो है क्या कोज कर रहा है, कैंसर। यानी कि हम कैंसर का डायग्नोज करने के लिए कैंसर वाली, मतलब उन्हीं चीजों को यूज कर रहे हैं जो कैंसर करती है। तो मानो कि भाई आपको कैंसर नहीं है, पर आपको भाई बस डायग्नोसिस कराना था आपके, और यूज कर ली एक्सरे, तो जो पहले नहीं था वो अब हो गया। समझ रहे हो, कि भाई जिसका पता करना है उसके लिए जो उसका एजेंट है जो उसको कराता है, हम उसी के पास जा रहे हैं। तो थोड़ा यहाँ पे दिमाग लगाना, ठीक है। आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास एंटीबॉडीज अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक
एंटीजन। भाई मान लो अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई कैंसर प्रेजेंट, बॉडी क्या करेगी, उसके लिए एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करेगी। तो हमने ब्लड सैंपल लिया और अगर हम इस ब्लड सैंपल के अंदर एंटीबॉडीज मिल रही है, ऐसी एंटीबॉडी जो किसके लिए बनती हो, कैंसर के लिए, तो भाई हमें पता चल जाएगा कि इस पर्सन को क्या है, कैंसर। अगर मान लो मुझे कोई कैंसर है और मेरे ब्लड लिया, ब्लड के अंदर उस कैंसर से फाइट करने वाली एंटीबॉडीज मिली, तो कंफर्म हो जाएगा कि मुझे क्या है, कैंसर है। और अगर वो एंटीबॉडीज नहीं है तो मुझे कैंसर नहीं है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल मेथड। हिस्टोपैथोलॉजिकल मेथड यानी कि जो ट्यूमर था उसको काटा जा रहा है, पर देखो वापस से वही बात, अगर ट्यूमर को काटेंगे, गलती से भी सेल हमारे ब्लड के अंदर चले गए तो डिफरेंट जगह पहुंच जाएंगे, वहां पर डिवाइड करना स्टार्ट कर देंगे। तो कैंसर को कुछ भी हो जाए भाई, लेटर स्टेजेस में तो हम टैकल नहीं कर सकते, बस जो इनिशियल स्टेजेस है उनके अंदर देख सकते हैं। क्योंकि अगर कोई भी चीज, जैसे कि एक्सरे है, एक्सरे का यूज कर रहे हैं, और कैंसर किस वजह से हुआ, एक्सरे की वजह से। फिर जो कैंसर है वहां पे जो ट्यूमर है उसे काट रहे हैं, काटते टाइम गलती से ही भाई इधर उधर अगर उसके सेल्स चले गए ब्लड के अंदर तब भी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर तो हर तरह से क्या है, प्रॉब्लम है, पर इनिशियल कंडीशन में बचा सकता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो इसका ट्रीटमेंट। इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका ट्रीटमेंट, बट इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो सबसे पहला ट्रीटमेंट है सर्जरी। वही बात वापिस आ गई। पर मैं कहूंगा कि भाई सर्जरी के टाइम पे गलती से वही चीज हो गई और डिफरेंट जगह पे पहुंच गए, मैलिग्नेंट ट्यूमर बन गया, फिर क्या करना। नेक्स्ट चीज है हमारे पास रेडिएशन थेरेपी। और रेडिएशन थेरेपी में क्या कर रहे हैं हम, रेडिएशन थेरेपी, ठीक है। बेटा रेडिएशन थेरेपी में क्या कर रहे हैं हम, जो ट्यूमर सेल था उसे हम इरेडिकेट कर रहे हैं, इरेडिकेटेड लीथली। अब बहुत सारे लोग जिनको भाई कैंसर होता है ना, वो कैंसर से नहीं, ये जो ट्रीटमेंट होता है ना, यहीं से मर जाते हैं, क्योंकि ट्रीटमेंट ही इतने खतरनाक है कि कैंसर तो कम मारेगा, ये ट्रीटमेंट पहले मार मूर के उसको खत्म कर देते हैं। फिर नेक्स्ट चीज है हमारे पास कीमोथेरेपी, यानी कि बेसिकली हम यहाँ पे कुछ केमिकल्स का यूज कर रहे हैं जिससे हम कैंसर को थोड़ा सप्रेस कर सके। सेवरल ड्रग्स आर यूज्ड टू किल कैंसर सेल, ठीक है। कैंसर सेल को मारने के लिए हम कुछ यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ड्रग्स का यूज कर रहे हैं। फिर फोर्थ देखो इम्यूनोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी। बेटा इम्यूनोथेरेपी में क्या कर रहे हैं, इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हैं, और इम्यूनिटी को बढ़ाएंगे तो कुछ चांसेस होंगे कि भाई कैंसर सेल जो है वो सप्रेस हो जाए। तो यहाँ पर हम किसको यूज करेंगे, अल्फा इंटरफेरोन को। वही चीज, इंटरफेरोन था, एक इन्फेक्टेड सेल से दूसरे सेल पे जाएगा और उससे क्या भाई, भाई तू वो एंटी वायरल प्रोटीन बना, जिससे कि जो वायरस है आगे ना जा सके, ठीक है, और कैंसर को भी क्या करे, रोके। तो अल्फा इंटरफेरोन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो ट्रीटमेंट वाला टॉपिक है भी पूरा कंप्लीट हो गया। तो देखो हमने क्या क्या कर लिया है, ट्रीटमेंट वाला पूरा हो गया, इसका डिटेक्शन और डायग्नोसिस भी हो गया है, डिफरेंट टाइप के कार्सिनोजन देख लिए, उसकी कॉजेज देख लिए, और बेनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर ये हमने कंप्लीट कर लिया है। फिर उसके बाद भाई नॉर्मल सेल और कैंसरस सेल में क्या डिफरेंस है वो भी यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो गया। हमने एड्स की बात कर ली, एड्स के अंदर हमने एड्स को देख लिया है, एचआईवी को देख लिया, ट्रांसमिशन कैसे होता है ये देख लिया है, और जो एचआईवी का वायरस है ये कैसा दिखता है, ठीक है, उसका हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर यहाँ बना लिया। फिर नेक्स्ट चीज देखो, किसको ये डिस्ट्रॉय कर रहा था, टीएच सेल्स को। और ये जो सेल है ये मैक्रोफेज, ये क्या है, एचआईवी फैक्ट्री, क्योंकि यहाँ पर एचआईवी का जो वायरस है अपना नंबर बढ़ाता जा रहा है, दूसरे सेल्स को अफेक्ट कर रहा है, जो हमारे टीएच लिम्फोसाइट था उसको खत्म कर रहा है, और टीएच लिम्फोसाइट का नंबर जब कम होगा हमारी इम्यूनिटी बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि जो बाहर वायरस और जो बैक्टीरिया बैठे थे, ठीक है, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बाहर थे, तो भाई क्या थे, अपॉर्चुनिटी के इंतजार में थे, जैसे अपॉर्चुनिटी मिली उन्होंने क्या किया, हमारे ऊपर अटैक कर दिया, तो इसको हम क्या करें, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, ठीक है। और जो चिंगू पिंगू से पैथोजेंस थे वो भी अब क्या कर रहे हैं भाई, बड़ी बड़ी डिजीज कॉज कर रहे हैं। क्लियर है बेटा, तो यहाँ पर हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो गया है, हमने एड्स और कैंसर को पूरा कंप्लीट कर दिया है। अब मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर यानी कि लास्ट लेक्चर के अंदर, लेक्चर नंबर 5 में।
तो बस इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट में, जब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।